हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स यानी जो लोग हैं वो एक संसाधन के रूप में है। तो संसाधन के रूप में जो लोग हैं इन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो रिसोर्स हैं एक तरह से, तो जानेंगे हम लोग। तो इसमें यहाँ पर जो पीपल्स जो लोग हैं, पीपल्स एज रिसोर्स का मतलब हुआ कि लोगों को हम जनरली पॉपुलेशन को एक तरीके से जिम्मेवारी के रूप में देखते हैं, या फिर कहिए कि हम एक टेंशन की तरह देखते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगा, इन लोगों के खाने के लिए कैसे व्यवस्था किया जाएगा, और भी डिफरेंट टाइप के हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसे किया जाएगा। इस तरह के हम टेंशन ले लेते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक रिसोर्स के रूप में यानी संपत्ति के रूप में देखने की कोशिश करेंगे हम पॉपुलेशन के यानी पीपल्स के जितना भी लोग हैं उसको एक तरह से हम समझें कि हमारे संसाधन है, हमारे लिए रिसोर्स है, संपत्ति है। तो हमारा जो व्यू है, जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी चेंज होगा, और एक जो व्यू है वो काफ़ी एक तरह से सही व्यू है। ठीक है, इसी के बारे में जानेंगे। तो इसमें एक बात का एक्सप्लेन किया गया है कि पॉपुलेशन को ज़्यादा होना ख़राब चीज़ है या फिर टेंशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि पॉपुलेशन है, उसको टेंशन मत लीजिए, उसको ख़राब मत समझिए। लेकिन पॉपुलेशन को कैसा देखना चाहिए कि उसे एसेट के रूप में, एन एसेट यानी संपत्ति की तरह पॉपुलेशन को समझना चाहिए। ठीक है, न कि उसे हम लिबिलिटी यानी जो जिम्मेवारी होता है, एक तरह से जिम्मेवार जवाबदेह की तरह, ऐसा उसको नहीं समझना चाहिए लिबिलिटी की तरह। तो जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से क्या है, ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी है। ह्यूमन कैपिटल हुआ है तो किस तरह से बन जाता है, जब हम पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं किस पर, एजुकेशन के रूप में या ट्रेनिंग के रूप में, स्किल डेवलप करने के लिए हम ट्रेनिंग दें किसी को, या फिर मेडिकल केयर, जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अगर फैसिलिटी हम दें तो उससे अच्छा रहेगा। ह्यूमन का एक तरह से मानव पूंजी बनेगा वो। ठीक है, तो जिस तरह से दूसरे कैपिटल होते हैं, जो अदर कैपिटल, जैसे कैसे हुआ, कोई खेत खरीद रहा है, कोई बिल्डिंग खरीद लिया, तो अदर कैपिटल हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, या फिर घर या बैंक में पैसा रखता है सब। तो इसी तरह का ही हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी होता है, उसी तरह से होता है। जिस तरह से हम ज़मीन खरीद के रखते हैं उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल भी अगर हम एजुकेशन में लगाएंगे अपने बच्चे पर, या फिर हेल्थ फैसिलिटी उसको देंगे सब चीज़, तो वो अच्छा रिटर्न देगा बाद में, जिस तरह बैंक में रिटर्न देता है उसी तरह से। ठीक है, तो पीपल एज रिसोर्स, जो संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो एक तरीका है कि इसमें एक कंट्री के जो वर्किंग पीपल्स है, जो काम करने वाले जो लोग हैं को उसके प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी जो क्षमता है उसके अनुसार हम देखते हैं। जब हम पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव नज़रिया से देखते हैं, यानी कि एक उत्पादक की तरह कि उत्पादन क्षमता है, इसमें प्रोडक्टिव एस्पेक्ट की तरह अगर हम देखते हैं उसको नज़रिए से, तो उसका एक एबिलिटी पता चलता है कि वह कितना क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
कर सकता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कितना इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है, कितना योगदान दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तो क्या है, तो इसमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसी भी कंट्री के ऑल सिटीजन, कोई भी सिटीजन के द्वारा 1 ईयर 1 साल के अंदर जितने भी चीज़ों का प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किए जाते हैं, उसका जो टोटल वैल्यू होता है वही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसमें जानेंगे लाइक अदर रिसोर्स के बारे में। पॉपुलेशन, जो अदर रिसोर्स, जो दूसरे रिसोर्स की तरह पॉपुलेशन भी एक तरह से रिसोर्स है, संसाधन है। तो यह एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव पूंजी है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है कि हम देखें कि मानव पूंजी है, इसका हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे देश में क्या है, लार्ज पॉपुलेशन है। यहाँ अगर लार्ज पॉपुलेशन का अगर हम पॉजिटिव साइड से देखें तो ये चीज़ को हम क्या होता है कि पॉजिटिव साइड से नहीं देखकर बार बार नज़रअंदाज किया जाता है इसको, और क्या होता है कि पॉपुलेशन के बारे में हम ज़्यादातर नेगेटिव साइड के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं कि हमारा मानव पूंजी है ये, लेकिन उसका नेगेटिव सोच लेते हैं। क्यों? कि जो पॉपुलेशन है उसको हम खाना किस तरह से खिलाएंगे, फूड की व्यवस्था, या फिर हम एजुकेशन की व्यवस्था देना, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ के रूप में कैसे देंगे, इस तरह के प्रॉब्लम को हम ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन के जो अच्छा पक्ष है, जो पॉजिटिव है, वो चीज़ हमें छिप जाता है वो चीज़, और ज़्यादातर नेगेटिव साइड ही हमें देखने को मिलता है। तो जब भी ह्यूमन रिसोर्स, जो मानव संसाधन है, यानी जो पॉपुलेशन है, यानी जो लोग हैं, उसका हम डेवलप्ड करते हैं, अगर डेवलप्ड उसको कर दें हम एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर हेल्दी के क्षेत्र में, हेल्दी उसको बनावें, अपना पैसा को इन्वेस्ट करके एजुकेटेड बना दें या हेल्दी बनाएं, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोसेस को ही हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, यानी मानव पूंजी का निर्माण करना। ठीक है, और वे जो किसी भी देश के लिए अगर इसी तरह से प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा सकता है, कि जो लोग हैं वे कितना प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं, जैसा कि हम किसी फिजिकल कैपिटल के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, जो भौतिक पूंजी का निर्माण करने के लिए जितना हम यूज करते हैं, उसी तरह से हम ह्यूमन कैपिटल को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मानव पूंजी को भी। और फिर देखते हैं हम लोग कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, अगर जिस तरह से अगर फिजिकल कैपिटल में जिस तरह से फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो भौतिक जो पूंजी जो होता है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जस्ट लाइक कोई ज़मीन लेना, या फिर ज़मीन लेना, या फिर कोई और भी, या बैंक में पैसा लगाता है। तो ज़मीन क्यों लेता है आदमी? सोचता है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, कीमत बढ़िया मिलेगा, बढ़ जाएगा। तो हमें यही अच्छा रिटर्न मिलने के लिए, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम ज़मीन के बारे में सोचते हैं कि एक दिन अच्छा रिटर्न मिलेगा कुछ दिनों बाद, उसी तरह से हम ह्यूमन कैपिटल जो हुआ, मानव पूंजी में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, किस रूप में? तो एजुकेशन के रूप में, एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग करवा कर, किसी को स्किल डेवलप करवा कर, या फिर मेडिकल केयर के रूप में
तो वे एक अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड कराता है बाद में। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जिस तरह से फिजिकल कैपिटल में मिलता है उसी तरह से ह्यूमन कैपिटल को भी अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में या हेल्थ में या फिर स्किल डेवलप के लिए ट्रेनिंग में, तो हमें इसका भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जो व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा उसको अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा जॉब होगा। किसके मुकाबले? जो कि कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो और उसके पास उतना अच्छा स्किल नहीं हो, तो उसे तो कम पैसा मिल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ और है इसमें कि ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ लोगों को ही अगर एजुकेटेड करें, कुछ लोग को अगर एजुकेटेड करें, हम शिक्षित करते हैं, तो उन्हें हम एजुकेटेड करते हैं या फिर हेल्दी बनाते हैं उसको, तो केवल उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या होगा कि जो हमारा जो सोसाइटी है वो उसको भी इनडायरेक्ट रूप से बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि अधिक जो ज़्यादा एजुकेटेड हैं या फिर हेल्दियर हैं, ज़्यादा स्वस्थ हैं, का एडवांटेज उन लोगों को भी पहुंचता है जो कि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर हेल्दी नहीं है। तो इनफैक्ट क्या होता है, इनफैक्ट जो ह्यूमन कैपिटल है वो अदर रिसोर्स लाइक क्या बताएं थे, लैंड या फिर फिजिकल कैपिटल में, फिजिकल कैपिटल से कहीं अच्छा है। क्यों है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर हम ह्यूमन कैपिटल को, जो मानव पूंजी है, उसका डेवलप करते हैं, तो वो लैंड एंड कैपिटल, लैंड और कैपिटल जो हुआ का यूज कर सकता है। हमन जब तक डेवलप नहीं रहेगा, मानव विकास नहीं होगा, हाँ, तो जब तक ह्यूमन कैपिटल का डेवलप नहीं होगा तब तक हम लैंड या फिर कैपिटल का यूज कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल रहेगा तब ना, मानव पूंजी रहेगा तब ना, पढ़ा लिखा रहेगा तब ना उसका यूज करेगा। लेकिन अगर हम लैंड एंड कैपिटल में अगर इन्वेस्ट कर दें, अगर खुद यूज अगर करें, उसको इन्वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली रूप से खुद व खुद उसका यूज होगा। ऐसा होगा डायरेक्टली रूप से कभी भी यूज नहीं होगा उसका। उसके लिए क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि इंडिया में क्या है कि बहुत सालों तक, मेनी डिकेड्स में, बहुत दशकों तक, अनेक दशकों तक इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसको एक तरीके से क्या, एक जिम्मेदारी के रूप में, लिबिलिटी के रूप में कंसीडर किया गया, इसको देखा गया है, न कि एक अच्छे चीज़ के रूप में देखा गया है। इसको ह्यूमन कैपिटल के रूप में नहीं देखा गया है, एक जिम्मेवारी के रूप में देखा गया है। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है, यानी बहुत अधिक जनसंख्या वाला देश है, लार्ज पॉपुलेशन को लिबिलिटी, जो जिम्मेवारी जो होता है, उसको समझना ज़रूरी ऐसा नहीं है। उसको हम प्रोडक्टिव एसेट के रूप में हम उसको समझ सकते हैं। प्रोडक्टिव एसेट के रूप में उत्पादक जो संपत्ति है उस तरह से हमको समझेंगे। ठीक है, और अगर हम रिसोर्स को स्पेंड करें एजुकेशन
एंड हेल्थ पर, अगर एजुकेशन एंड हेल्थ पर अगर उसको स्पेंड करें, खर्च करें, तो हमें और उनमें हम ट्रेंड करें, उसको ट्रेंड करें ताकि वे अच्छे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। जब तक ला ट्रेंड नहीं होगा तब तक ला हम उसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज कैसे करेगा। एग्रीकल्चरल वर्कर लोग या फिर इंडस्ट्रियल जो वर्कर लोग होते हैं, जो खेत में काम करने वाले या फिर जो उद्योग धंधा में काम करने वाले जो श्रमिक लोग या लेबर कहिए, जो काम करने वाले लोग, उन लोग किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, या फिर जो साइंटिफिक रिसर्च जो होता है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान होता है, उसका वो किस तरह से यूज कर सकेंगे। इसलिए रिसोर्स को रूप में एजुकेशन एंड हेल्थ और साथ साथ उसको ट्रेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक 2 केस दिखाया गया है, 2 कहानी के रूप में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अधिक जो मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स के रूप में बनाने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को, किस तरह से होगा। अधिक प्रोडक्टिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक के रूप में जो संसाधन बनेगा, मानव लोग यानी पीपल्स या पॉपुलेशन जिसको कहिए, उसको हम किस तरह से हम कंपेयर करते हैं, ये 2 कहानी के रूप में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फ्रेंड्स हैं, बिलास एंड शकल। बिलास एंड शकल है जो एक ही गांव में रहते हैं, कहाँ, सीमापुर में। और शकल की एज कितना है, 12 ईयर ओल्ड यानी 12 वर्ष के हैं। और उसकी माँ है जो शीला, वो एक डोमेस्टिक यानी घर का कामकाज करने वाला है। और उसके फादर हुए कौन, बुट्टा चौधरी, जो कि कहाँ काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में यानी खेत में काम करते हैं। और जो शकल है वो हेल्प करता है किसको, अपनी मदर को, अपनी माँ जो है उसको घर के कामकाज में हेल्प करता है। और वह अपने छोटा भाई, यंगर ब्रदर यानी इसका छोटा भाई हुआ जीतू, और फिर इसकी बहन है एक सीतू, को भी ये देख रेख करता है। ठीक है, और फिर इसके जो एक अंकल हुए श्याम, वो क्या है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास है। ये है बिलास के बारे में, शकल की कहानी है, शकल और बिलास। तो इसमें शकल की कहानी है, उसके जो अंकल हैं वो मैट्रिकुलेशन पास है, लेकिन वह सिटिंग आइडल यानी बेकार रूप से वो घर में बैठे हुए हैं, उन्हें काम धाम नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी वोकरी जॉब वो नहीं है। ठीक है, तो बुट्टा और शीला चाहते हैं कि जो उसका बेटा है वो यानी जो शकल, वो टीच करे यानी पढ़े लिखे। ठीक है, तो पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, फोर्सली करता है, उसको ज्वाइन करवा देता है विलेज स्कूल में। जो गांव का जो स्कूल है उसमें उसको फोर्सली रूप से माने जोर देते हुए उसको ज्वाइन करवा देता है, उसमें नाम लिखवा देता है। उससे फिर क्या होता है, वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है स्टडी उसका पढ़ने के लिए, और फिर कंप्लीट करता है, वो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी पास कर जाता है। फिर उसके जो फादर हुए वो आगे भी प्रेशर्स करते हैं, कंटिन्यू हिज स्टडी को कंटिन्यू पढ़ने के लिए ऐसा राजी होते हैं। और फिर वो जो शकल है उसको पढ़ने के लिए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर, वोकेशनल कोर्स के रूप में कंप्यूटर पढ़ने के लिए वो एक लोन भी लेते हैं। वो
ताकि उनका बेटा जो शकल है वो वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर का कर सके। और उसके साथ साथ जो शकल है जो मेरिटोरियस मैंने बहुत तेज़ तरार है, प्रतिभाशाली है और पढ़ने में इंटरेस्टेड भी है, उसने फिर क्या किया कि ग्रेट व्यूअर यानी कि वो आगे पढ़ा लिखा और फिर कोर्स को वो पूरा किया। क्यों? शकल कंप्लीट कर लिया, जो कंप्यूटर का जो वोकेशनल कोर्स था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद उसको एक जॉब मिला प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट नौकरी मिल गई उसको। फिर उसने एक न्यू सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, वो नया सॉफ्टवेयर एक बनाया हो शकल। और फिर इस सॉफ्टवेयर से की सहायता से वो क्या हुआ कि जो फर्म था उसका सेल यानी बिक्री उसमें बहुत अधिक इंक्रीज हो गया, सेल होने लगा। और उसके बॉस जो होते हैं उसको प्रमोशन दिए, आगे और आगे चला गया। इसमें देखो कि प्रमोशन मिल गया, अच्छा खासा वेतन भी मिल रहा है, कब? जब पढ़ लिख लिया है तब। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एक और स्टोरी दिया गया है, ये भी बिलास का है, स्टोरी ऑफ बिलास। इसका देखिए, एक तो पढ़ा लिखा एक इंसान था, जो पढ़ा लिखा, उसके फैमिली जो पेरेंट्स थे वो पढ़ाए लिखाएँ और अच्छा प्राइवेट जॉब भी किया, अच्छा उसको सैलरी भी मिल रहा है। और एक दूसरा कहानी में देखते हैं जो स्टोरी ऑफ बिलास है, बिलास की कहानी है। इसमें क्या है कि बिलास कितना बरस का है? 11 ईयर ओल्ड है, 11 बरस के लड़का है। और यह जो शकल था जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ें, उस शकल के गांव में ही रहता था, ठीक है। और बिलास के जो फादर थे महेश, एक फिशरमैन थे यानी मछुआरा था। और फादर ओनली 2 ईयर ओल्ड में ही इसके फादर फास्ट यानी इनके पिता की देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। और फिर उसके बाद इनका माता जो थी बिलास का मदर गीता, वो फिश टू अर्न मनी, मनी को पाने के लिए, पैसे के लिए वो मछलियाँ बेचने लगे ताकि वो परिवार को भरण पोषण कर सके, परिवार को चला सकें, ठीक है। और वह लैंड ऑनर, जो पॉन्ड, जो तालाब के जो लैंड ऑनर था यानी ज़मींदार के जो तालाब था, उससे वो मछली को खरीदती थी। और फिर वो नियर बाई मंडी के नज़दीक निकट में ही मंडी में वो फिर बेचती थी। मैंने तालाब से, जो ज़मींदार का जो तालाब था वहाँ से मछली खरीदती थी और उसको बेचती थी। और फिर उसके बाद उसको एक दिन में कितना रुपया उसको अर्न कर लेता था? तो मात्र 150 रुपया, 150 रुपीज़ ए डे, 1 डे 150 रुपया वो फिश जो मछली जो होता है उसको बेचकर वो अर्न करते थे, कमाते थे। और एक चीज़ और यहाँ पर हो गया है, जो बिलास के जो अर्थराइटिस हो गया, अर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी धर लिया बिलास के जो इसका बेटा था, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद जो मदर थी उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, एफर्ट नहीं कर पाई कि वो डॉक्टर से दिखा सके। जब पैसा रहेगा तब ना डॉक्टर के पास जाएगा, पैसा भी नहीं था। और फिर उसके साथ साथ जो बिलास था उसको स्कूल भी नहीं पहुंच पाया, स्कूल भी नहीं जा पाया। और धीरे धीरे उसको नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, पढ़ने में उसको रुचि ख़त्म होता गया, पढ़ाई नहीं किया। और वह क्या करने लगा कि मदर के साथ हेल्प किया, कुकिंग में, खाना बनाने में माँ को अपना मदद करते रहा। और फिर इसके जो यंगर जो ब्रदर मोहन हुआ, तो छोटा भाई जो मोहन था उसका भी ये देखरेख करता था, देखभाल करता था, ठीक है। लेकिन फिर
कुछ टाइम में मदर फेल सिक, इसका माँ भी बीमार हो गई और वहाँ पर देखने वाला भी कोई नहीं था इसके साथ, और फिर इसके फैमिली के सपोर्ट में भी करने वाला कोई नहीं था। तो विलास भी क्या किया कि फोर्सली रूप से वह बाध्य होकर वो सेल करने लगा फिश को, यानी मछली को बेचने लगा, सेम वहीं पर गांव में। और वह अपनी माँ की तरह ही अर्निंग ओनली एज इनकम, यानी बहुत कम इनकम अपनी माँ की तरह ही, जैसे 150 रुपया में कैसे माँ एक दिन का उसका इनकम था, उसी तरह विलास भी मात्र 150 रुपया में लो इनकम में वो मछली बेचने लगा। ठीक है, इस तरह से हम 2 स्टोरी पढ़े। तो ये दोनों स्टोरी में हमें क्या चीज़ मिला, इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमको क्या नज़र आया कि एक था जो शकल जो लड़का था वो, जिसे कि जो फैमिली उसके हुए, जो पेरेंट्स माता पिता हुए, वे उसको एजुकेटेड किए हैं, मतलब पढ़ाए लिखाएं उसको, और फिर आगे जाके वो क्या हुआ कि अच्छा काम करने लगा, वो इंजीनियर हो गया होगा, सॉफ्टवेयर बनाने लगा वो, जिससे उसे क्या हुआ कि अच्छा अर्निंग होने लगा, जॉब अच्छा लग गया, पैसा ज़्यादा कमाने लगा वो, और उसका ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन एक और हम सेकंड स्टोरी में देखें तो जो विलास जो लड़का था, जो उसी के गांव में था, सकले के गांव का था, तो वो क्या हुआ कि वो स्कूल भी नहीं जा पाया, यानी एजुकेटेड नहीं हुआ, इंटरेस्ट भी उसका धीरे धीरे समाप्त हो गया, और उसका ग्रोथ भी बहुत लो हो गया। लास्ट में मछली बेचने लगा, उसका अर्निंग बहुत कम था डेली का, और उसे एजुकेशन नहीं लिया था इसलिए, और वह एजुकेशन पर भी किसी तरह का इन्वेस्ट नहीं किया। एजुकेशन पर तो लोन लेकर इन्वेस्ट किए, कौन, तो शकल के जो पेरेंट्स थे वो। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव जो पूंजी है, उस पर भी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक दिन अच्छा रिटर्न हमें मिलेगा। इसलिए उसको बोझ नहीं समझा जाए पॉपुलेशन को, और उसको नेगेटिव नहीं देखा जाए, उसका पॉजिटिव में भी सोचा जाए। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि जो एक कंट्री है जापान में, वहाँ पर कोई चीज़ भी उद्योग धंधा या फिर नेचुरल रिसोर्स के रूप में कहिए, नेचुरल रिसोर्स वहाँ पर नहीं है। वहाँ मेन रूप से इन्वेस्ट किया जाता है किसमें, तो ह्यूमन रिसोर्स जो मानव पूंजी है उसी में निवेश किया जाता है, और उसी से वो एक डेवलप्ड कंट्री बना है, यानी रिच कंट्री, एक विकसित देश बन पाया है जापान। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और तो जापान जो कंट्री है वो किस तरह से रिच बना, तो ह्यूमन रिसोर्स को इन्वेस्ट करके मानव संसाधन पर वो निवेश किया, तब वो एक डेवलप और रिच कंट्री के रूप में बना। ठीक है, और वह जो वहाँ पर उसको इम्पोर्टेंट जो नीड की ज़रूरत है, उसको ये नेचुरल रिसोर्स को इंपोर्ट करता है, सोचिए वो दूसरे देशों से मंगवाता है, आयात करता है, फिर भी वो एक रिच या फिर डेवलप कंट्री है। सोचिए उसके पास कुछ भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, प्रकृति संसाधन, फिर भी वो डेवलप कंट्री है। क्यों? क्योंकि वो जो ह्यूमन जो रिसोर्स है, जो मानव जो पूंजी संसाधन है, उस पर वो इन्वेस्ट किया है, जिसमें क्या वहाँ के जो लोगों के है इन्वेस्ट किया, उसमें एजुकेशन के क्षेत्र में और फिर हेल्थ के क्षेत्र में, यानी जो शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से वहाँ के लोगों को एजुकेटेड किया, फिर हेल्दी बनाया ताकि स्वस्थ रहे। जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक ना हमारा समाज क्या, पूरा देश का भी डेवलप कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए एजुकेटेड के साथ साथ हेल्दी भी ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से और भी जो
जो लैंड अदर रिसोर्स के रूप में लाइक लैंड है जो कैपिटल का भी यहाँ पर यूज किया गया। और इसके साथ साथ इफ़िशियंसी जो कुशलता जो होता है स्किल का डेवलप करना या फिर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व किया, टेक्नोलॉजी का विकसित किया, तब जाकर ये देश एक रिच या फिर डेवलप कंट्री के रूप में बना। ठीक है, तो वहाँ के लोग ने ऐसा किया है। जब तक लोग के शिक्षित नहीं करेगा, उसका हेल्दी नहीं बनाएगा, तब तक वो इफ़िशियंसी यानी कुशलता और जो प्रौद्योगिकी जो विकास होता है वो कैसे हो सकता है। तो लोगों पर कुछ न कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि लोग एजुकेटेड हो, हेल्दी हो और हमारे जो समाज के लिए अच्छा बने और आगे दिशा दिखाए। ठीक है, इस तरह से हम जापान के बारे में भी जान गए कि किस तरह से वो एक बिना नेचुरल रिसोर्स के भी एक डेवलप कंट्री बन सकता है। ओके।